नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और मेरे साथ आज मौजूद है इमरान खान जी। नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान के इस चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। गाजा में करीब करीब 2 साल से इसराइल की तरफ से हवाई हमले, भीषण बमबारी, गोलीकांड, ये सब कुछ चल रहा है और इस बीच करीब करीब 63,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। अब तक जो नरसंहार है, जिसको लगातार ये पूरे विश्व समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि भीषण नरसंहार है ये, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि जो खुलकर इसराइल के खिलाफ बोलने वाले देशों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें यमन और ईरान शायद 2 ही मेरे ख्याल से ऐसे देश हैं जो खुलकर बोलते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा पूरा अरब मुल्क वो एकदम शांत बना रहा। कभी कभार उनकी तरफ से निंदा, थोड़ी बहुत ऐसे शब्द आपको सुनने को मिले होंगे। लेकिन वेस्ट बैंक एक ऐसा नाम जिसे लेकर इसराइल भी अपनी पूरी मुहिम चला रहा है 100% कब्जे के लिए। बीच में खबर कई बार यह भी आई कि वहां पर छापेमारी चल रही है, उन सबको घरों से निकाला जा रहा है, फिलिस्तीनियों को उन्हें परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। लेकिन अरब से एक आवाज उठी है, एक देश से, यूएई। और यूएई की तरफ से कहा गया है वेस्ट बैंक को लेकर इसराइल के खिलाफ कि भाई अब पानी जो है वो सिर से ऊपर जाने लगा है। इसलिए मेरा सवाल ये है इमरान खान जी कि वेस्ट बैंक को लेकर ऐसा क्या कुछ हो गया जिसके बाद यूएई को आखिरकार 63,000 मौतों के बाद खुलकर सामने आना पड़ा, और इसके मायने क्या समझे आप? जी देखिए दिव्यांशु, यूएई ने अभी हाल ही में जो बयान दिया है वो उस पूरे खित्ते में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात इसलिए कही जा सकती है इस वक्त जबकि वाकई पानी सर से ऊपर चला गया है। अब चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं वो जो कि सिर्फ बोलने की रह गई थी। फिर भी यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि ये रेड लाइन अब क्रॉस हो चुकी है या इससे आगे नहीं। उनका कहना था कि बस ये रेड लाइन है, अब इससे आगे नहीं। और वो कह रहे थे कि वेस्ट बैंक को जो इसराइल में मर्ज करने की योजना पर काम करने की कोशिश हो रही है इसराइल के जरिए, अब वो हद है। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात की इस बारे में कि आखिर यूएई को क्या हो गया। वो यूएई जिसने मई में प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरे के दौरान करीब $2 अरब के समझौते किए और उस अमेरिका के साथ जो इसराइल का पक्का दोस्त है और खुल करके इसराइल के साथ है, इसराइल के लिए आ जाता है। ईरान के साथ जब जंग चल रही थी इसराइल की तो अमेरिका को आना पड़ा, खुल के आता है, इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं। तो फिर यूएई ने आखिर इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर दी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ? तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। और यूं कहें कि अगर इस सच्चाई इसकी पोल खोलना भी जरूरी है तो गलत नहीं होगा। ऐसा है कि बड़ी बात तो यह है कि यूएई ने जब ये बात कही तो सिर्फ वेस्ट बैंक के लिए कही, पश्चिमी किनारा। ये वो पश्चिमी किनारा है जहां पर पीएलओ की हुकूमत है और महमूद अब्बास, जिसके लिए ईरान, यमन और वो तमाम देश जो कि मुकावमत के साथ हैं, रेजिस्टेंस के साथ हैं, वो कहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत है जो इसराइल और वेस्टर्न कंट्रीज की कठपुतली है। तो यूएई को इस वक्त ये तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि वेस्ट बैंक इसराइल मर्ज करने की कोशिश में है। हाल ही में इसराइल के जरिए ऐलान किया गया, यह एक सलाह दी गई पीएम नेतन्याहू को कि आप ऐसा करिए कि वेस्ट बैंक को मिला लीजिए, वक्त आ गया है। वेस्ट बैंक एक बहुत बड़ा इलाका है, पश्चिमी किनारा। अब बचा ही क्या है फिलिस्तीन? एक वेस्ट बैंक तक सिमटा हुआ है और एक टुकड़ा गजा है। इसके अलावा इसराइल बन चुका है। तो यूएई को इसलिए दिक्कत होती है कि वेस्ट बैंक की जो सरहदें हैं वो मिलती हैं जॉर्डन से। ठीक है। अब जॉर्डन के करीब अगर इसराइल पहुंच जाता है, अगर वेस्ट बैंक उसने ले लिया, अपने अंडर ले लिया, तो उसके बाद तो जॉर्डन से के करीब आ गया इसराइल, मतलब जॉर्डन से लग गया। अब अरब मुल्कों को यह भी तकलीफ होती कि इसराइल हमारे करीब न रहे, हमसे दूर रहे, क्योंकि उनको इसराइल की वो आदत मालूम है, उसका वो लक्ष्य, वो हदफ मालूम है जो साफ है, वो किसी से छिपा नहीं है, एकदम स्पष्ट है। और वो ये है कि ग्रेटर इसराइल। अरब मुल्क जानते हैं, लेकिन जान के अगर अनजान बनते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। उनको ऐसा भी लगता है कि हमने इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड कर लिया, इब्राहिम समझौता कर लिया, तो इसराइल हमें बख्श देगा। बहुत सारे एक्सपर्ट जो इसराइल पर रिसर्च करते हैं, इसराइल को समझते हैं, इसराइल की गतिविधियों को देख रहे हैं पिछले कई सालों से, 70 सालों से, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इसराइल का लक्ष्य साफ है। उसका एक ही लक्ष्य है, ग्रेटर इसराइल बनाना। जो उसके सामने आएगा वो उसका दुश्मन।
हाँ। तो अरब मुल्क ये बात जानते हैं, वो ये समझते हैं कि इसराइल से तो भिड़ नहीं सकते या भिड़ना नहीं चाहते, तो इसराइल हमारे पास ना है, बीच में पिटें, ये फिलिस्तीनी छोटे से हिस्से में फिलिस्तीनी आवाम रहना चाहिए, फिलिस्तीन बना रहे बस, है ना, वेस्ट बैंक रहे, वो पिटें कुटें मरे, लेकिन इसराइल हमारे करीब ना आए। तो यूएई और जॉर्डन बहुत करीबी दोस्त हैं, दोनों इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड कर चुके हैं। तो असल तकलीफ यूएई को हुई है। क्या गजा के मुसलमान नहीं है? आपको वेस्ट बैंक के मुसलमानों की चिंता हो रही है? गजा में जो हो रहा है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। यूएई ने गजा के बारे में क्यों नहीं कहा? ये बड़ा सवाल है। और आपने कहा कि सप्लाई जो है, अब आपने कहा कि पानी सर से गुजर चुका है, तो जब पानी सर से गुजर चुका है तो आप पानी की सप्लाई क्यों नहीं रोक देते? आप अब्राहम अकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ देते? वो आप नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप इजराइल की मर्जी के बगैर सहायता सामग्री लेकर पहुंच जाइए अपने ट्रक लेकर के, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो, है ना, इतना दर्द है तो। लेकिन आप वो सब नहीं कर रहे हैं। वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं। हमने जब अपने शो दिन दुनिया में, लाइव हिंदुस्तान में जो तस्वीरें दिखाई, आपको याद होगी दिव्यांशु, हमारे दर्शकों को भी याद होगी, माँ अपने बच्चों को जिनकी हड्डियां नजर आ रही हैं, सीने से चिपकाए हुए हैं। क्या ये इंसानियत के नज़रिए से कोई ये अच्छी तस्वीर हो सकती है? एक इंसान होने के नाते कोई इसे अप्रिशिएट करेगा? इसराइल पर हमास ने जो किया वो निंदनीय था 7 अक्टूबर को। इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन वो तस्वीर कि आपने बच्चों के दूध रोक दिए, आपने बच्चों के पोषण आहार रोक दिए, सिर्फ इसलिए कि आपको उस जगह को बर्बाद करना है और वहां पर आपको अपना कंट्रोल हासिल करना है। इसके लिए आप लाख लोगों को जो है, बच्चों को आप इस हालत में पहुंचा देंगे। क्या दुनिया का कोई भी देश इसे स्वीकार कर सकता है? कोई भी संजीदा इंसान इसे स्वीकार कर सकता है? इस तस्वीर को, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए अपने स्क्रीन पर। और इस तस्वीर को देखने के बाद भी अगर आपका दिल नहीं पसीजता है तो फिर शक है कि आप इंसान हैं। बिल्कुल, सवाल वही है कि यूएई ने आखिरकार अब अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन आपने जैसा बताया कि आखिर क्यों तोड़ी है। दोस्ती बने रहे लेकिन दूर से, नज़दीक अगर आएंगे तो अगला शिकार यूएई खुद भी बन जाएगा, जैसा आपने बताया कि जॉर्डन है उसके बाद करीब में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वेस्ट बैंक को लेकर इसराइल की रणनीति में बदलाव कोई न देखने को मिले, और वो लगातार, आमतौर पर ऐसा मिलता भी है, अमेरिका की तरफ से कोई हस्तक्षेप इस बीच? नहीं, अमेरिका की तरफ से कोई किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अमेरिका की नीति एकदम साफ है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब अपना इक़्तिदार संभाला था जनवरी 2025 में, उन्होंने साफ कहा था कि गजा को खाली कराएंगे और हम अपने का अंडर में लेंगे, इजराइल खाली करा दे, हमको दे, हम उसको रीडेवलप करेंगे। वो साफ उनका है, हम इसको शानदार बनाएंगे, और उनकी अपनी उसके पीछे सोच है और किसी से दबी छिपी नहीं है। तो वो जो इजराइल करना चाहेगा इस वक्त वो करने देंगे। हाँ, वो बीच बीच में ये कहते रहेंगे कि ये ठीक नहीं है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये सिर्फ लिप सर्विस होती है। बकौल शौकत भारती, जो मिडिल ईस्ट के बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे लाइव हिंदुस्तान पर भी आप अक्सर उनको देखते हैं, उनका ही ये शब्द है, लिप सर्विस। तो ये सारे अरब देश हों चाहे अमेरिका हो, ये सब लिप सर्विस करते हैं। इसराइल को जो करना है वो कर रहा है, और उसके आड़े इस वक्त कोई नहीं आ रहा है। टर्की नहीं आ रहा है। टर्की तो इस्लामिक वर्ल्ड का अगर हम देखें तो बहुत, टर्की नेटो मुल्क है, उसकी आर्मी, उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इतना वो स्ट्रॉन्ग मुल्क है कि दुनिया उससे जो है डिफेंस के सामान खरीदती है ना, बहुत बड़ा उसका डिफेंस निर्यात है। बावजूद इसके टर्की चुप है, तो उसके पीछे तो कोई वजह तो होगी ना, वरना टर्की अगर इसराइल के सामने खड़ा हो जाए, बस खड़ा भर हो जाए सीना तान के, जैसा कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं, तो इसराइल में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो कुछ भी कर पाए। सिर्फ टर्की अकेला खड़ा हो जाए, और टर्की ईरान तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो कि मुश्किल ही है, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ टर्की अकेला खड़ा, इतना स्ट्रांग है तुर्की। लेकिन तुर्की उन जगहों पे आपको ज़्यादा दिखेगा जहाँ पर
आतंकवादियों को समर्थन करने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान जैसे, उनके पीछे हाथ डाल के बिल्कुल, खड़ा रहेगा। बिल्कुल। सीरिया में जो है जो मुकावमत को का सप्लाई रूट था उसको ख़त्म कराने के लिए अबू मोहम्मद जौलानी की सरकार बिठा दी, उस HTS की सरकार बिठा दी। एक्सपर्ट कहते हैं जो कभी अलकायदा हुआ करता था, जो कभी ISIS हुआ करता था। तो ये इनके किरदार हैं, ये इनके किरदार हैं। ये पाकिस्तान जैसों का साथ देते हैं, ये जौलानी जैसों का साथ देते हैं, जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं। ये मुकावमत या रेजिस्टेंस के साथ कभी नहीं आएंगे। वही UAE है, वही सऊदी है, वही कतर है, वही बहरीन है, वही कुवैत है, वही और भी आसपास के जितने। ये UAE से जो आवाज़ उठी है, क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दूसरे जो अरब के मुल्क हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अब असुरक्षित महसूस करने लगे? जैसा UAE ने अभी अगर सोचा इस तरीके से, तो कुछ और आवाज़ दूसरे कंट्रीज से भी उठ सकती है? आवाज़ उठ सकती ना, लिप सर्विस करने में कोई मनाही थोड़ी ना है। वो तो आपको UN के मंच पर भी नजर आएगी, वो आपको अरब लीग में भी नजर आएगी, वो आपको ये OIC में भी नजर आएगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी नजर आएगी। उसमें कोई कमी थोड़ी ना है। उसमें तो इजराइल को लानते हैं, उसमें तो इजराइल कब्जाधारी स्टेट है, उसमें तो इजराइल को बार बार चेतावनियां हैं, उसमें तो इजराइल से सारे संबंध तोड़ने की बात है। लेकिन 2 साल में ये हुआ क्या? पूरी दुनिया देख रही है क्या हुआ। आप एक ट्रक पहुंचाने की कुव्वत नहीं रखते हैं गजा की बॉर्डर तक। आप एक ट्रक नहीं पहुंचा सकते सामान से भरा हुआ, दूध से भरा हुआ, दूध पाउडर से भरा हुआ, बच्चों के लिए पोषण सामग्री से भरा हुआ। तो आप बोल सकते हैं, बोलने में किसी की रोक थोड़ी ना है। तमाम रक्षा सौदे आप देखते होंगे कि अरब के मुल्क जो है वो अमेरिका के साथ करते हैं। बहुत नए आप कह सकते हैं कि नई पीढ़ी के विमान, फाइटर जेट हो गए, तमाम रक्षा प्रणालियां हो गई, सब खरीद के सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री तक सीमित रख रखा है कि हम अपनी सुरक्षा कर लें। बाकी जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उसकी निंदा भर होती है, कागजों तक वो सीमित रह जाता है। उसके बाद शायद ही हो सकता है कि उनकी जुबान से 1-2 शब्द, और वो भी सिर्फ इसलिए करते हैं दिव्यांशु कि अपनी आवाम को बताना है कि देखो हम कुछ कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे जब इनके पेज पर जाएंगे, चाहे इनके X पेज हो या सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, तो इनके समर्थक हैं वो इस तरह से इनकी छवि प्रस्तुत करते हैं कि अरब के बादशाह खड़े हुए हैं और पीछे उनके तीर लगे हुए हैं, और वो अपनी आवाम को यूं समेटे हुए हैं कि देखो हम पर इतने निशाने लग रहे हैं लेकिन हमने तुम्हें बचा रखा है, वरना इजराइल तो तुम तक पहुंच जाता है ना। तो ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम दीवार हैं, अगर हम ये सब ना करें, अगर हम इसी तरह की रणनीति ना अपनाएं तो ये तुम तक पहुंच जाएंगे बस। तो वो अपनी आवाम को ये कह के एक भरोसा दिलाते हैं कि बस हम हैं तो चीज़ें बची हुई हैं, वरना आपका इजराइल आप तक पहुंच जाएगा या इस तरह की शक्तियां आप तक पहुंच जाएंगी। तो दिक्कत वही है। ईरान और उसके जो समर्थक देश हैं वो यही कहते हैं कि यही वक्त है। अभी हूती के जो चीफ हैं, अंसारुल्लाह के चीफ, उन्होंने कहा था कि बस ये वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि जब आप लोग पैगंबर के नाम पर, अभी ईद मिलादुन नबी का मौका है, उन्होंने उससे पहले एक तकरीर की थी, एक आवाहन किया था अरब देशों से। उन्होंने कहा था कि अब तो एक हो जाइए पैगंबर के नाम, आप पैगंबर इस्लाम के नाम पर भी अब एक नहीं हो सकते, तो फिर आपका जो है अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहने का मतलब क्या आया। तो जब मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट से फिर मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जब ये मुल्क पैगंबर के नाम पर ही नहीं आ सकते तो फिर और किस नाम पे आएंगे। जब उन्होंने ये आह्वान किया, उसके बावजूद भी उनके तरफ से कोई चूं चपट या कोई हाँ या ना नहीं हुई, तो अब गजा का खुदा ही मालिक है, और ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं ये जितना बचा सके वो बचा सके, वरना ये सभी देश आखिर तक बोलते रहेंगे। और जैसा कि हम लगातार चर्चा करते रहते हैं एक्सपर्ट के हवाले से कि इनका कोई पैक्ट हो चुका है, जैसा कि आरोप लगता है, इनका कोई समझौता हो रखा है ये अरब मुल्कों का कि आप को ये सब होने दीजिए, उसके बाद ये वहाँ की जिम्मेदारियां संभालने के लिए आएंगे, क्योंकि इन्हें मिलने वाली है। इजराइल नहीं संभालेगा, क्योंकि इजराइल दुनिया को ये दिखाएगा कि देखो हमने ये खाली करा लिया, हमास का अस्तित्व मिटा दिया, अब फलाना अरब देश सुरक्षा देखेगा, फलाना अरब देश वहाँ खाने पानी का इंतजाम करेगा, फलाना अरब देश वहाँ पर डेवलपमेंट करेगा, कुछ अरब देश जो पुल बनाएंगे तो कुछ बिल्डिंग्स बनाएंगे। ये तय हो चुका है, ये तय, इसलिए वो चुप है। वो इस पूरा जिसको खुद तुर्की ने बीच में सऊदी अरब ने भी कहा था नस्ल कुशी इल्ज़ाम लगा था, नरसंहार, जेनोसाइड, ये खुद वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम नहीं कह रहे, इजराइल पर वो इल्ज़ाम लगाते रहे। तो वाकई वो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हो जाए
उसके बाद फिर वो अपनी भूमिका निभाए। इन्होंने जेनोसाइड करार दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट हमने देखा था किस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसे नरसंहार नहीं कह सकते। जी, तो सवाल तो ये बनता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं, कि इंसानियत से देखते हैं या फिर एक धार्मिक चश्मे से देखते हैं या फिर किसी और तरीके से देखते हैं जिसमें आपको जो मरने वाले लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से पेश आते हैं। सवाल जारी रहेगा यही कि आखिरकार गजा में कब शांति लौटेगी, कब ये सब कुछ बंद होगा। वे लोग, वे बच्चे, वे मासूम जो भी धरती पर जन्म लेने से पहले ही शायद उनकी माँ के साथ ही उनकी अंतिम विदाई हो जा रही है कि वो धरती पर आ भी नहीं पा रहे, और जो आ रहे हैं उनको भी ये नहीं पता है कि वो अगला सूर्य देख पाएंगे या फिर नहीं उन नन्ही आंखों से। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ इमरान खान जी थे। मिलेंगे कल फिर एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्ते।